माना कि अंधेरा घना है, लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाना कहाँ मना है। कि विदिन 20 मिनट्स भाजपा की नेत्रियां, भाजपा की प्रत्याशी, भाजपा के कुछ छुटभैया लोग झाड़ू पकड़ के सिलथाम में अपनी फोटो खिंचवा रहे। तो दोनों दीदियों पे और दीदियों के पति देवों पे मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे, जिनका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है। शायद जवाब देने में वो किसी एक्सपर्ट को बुला रहे हों। फिर मैंने उनकी धर्मपत्नी अंजू दीदी को कॉल किया, उन्होंने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। आज हर युवा बोल रहा है कि रिसेन मेहर के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हम उसके साथ जस्टिस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीसी टीवी। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे बीच मौजूद हैं ऋषेंद्र मेहर जी, जो कि आज तक तो कांग्रेस की ओर से या फिर कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होते थे उनके समर्थन में हमारे चैनल में आते थे डिबेट के लिए, लेकिन आज निर्दलीय हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद आपने हमें समय दिया। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को, पिथौरागढ़ की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, पैलाग करता हूँ। और जैसे आपने बताया और आपने कहा कि आज तक कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए मैं बोलता आया हूँ, और ज़रूर आपके बहुत से शोज़ में मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे या जो अन्य नेता थे उनको धूल चटाने का काम किया था, कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रखी थी। और अभी जो आपने बात कही कि अभी निर्दलीय हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और सारे जो दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, कि हम निर्दलीय नहीं हैं, हम सर्वदलीय हैं। आज पूरे पिथौरागढ़ एक दल बन गया है। पिथौरागढ़ का हर साथी, हर व्यापारी, हर कर्मचारी, हर बुजुर्ग, हर मातृशक्ति, हर युवा साथी, यहाँ तक तो मैं आपको कहूँ कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, वो आज कह रहे हैं कि हमारी कैंडिडेट मोनिका मेहर है, तो हम पिथौरागढ़ के दल बन गए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने काफ़ी कुछ अभी तक यहाँ पर कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के तौर पे आपको देखा जाता था, लेकिन अब आपको पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित किया हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव आपके भविष्य को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। आप इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपके हिसाब से इस जो चुनाव का क्या महत्व है? देखिए, बहुत सही प्रश्न आपने कहा कि ये चुनाव मेरे भविष्य को लेके भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको लेके तमाम चर्चाएं पूरे शहर में गरमाई हुई हैं। ज़रूर मेरे से बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऋषेंद्र मेहर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों की बातें की, तो मैं किसी पार्टी में बड़ा नेता हूँ या न हूँ या रहा हूँ, पर सबसे पहले मेरे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है वो है मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि। पिथौरागढ़ मेरी कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। यहाँ मैंने 19 सालों तक लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित हुआ हूँ, लोगों के लिए संघर्ष किया है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने कर्मचारियों के जो धरने प्रदर्शन होते हैं उनमें सम्मिलित होकर उनका साथ दिया है। मैंने व्यापारी बंधुओं के मांगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। मैंने अपने क्षेत्र के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है। तो तब जाके मुझे किसी पार्टी में या किसी संगठन में जगह मिली। तो मेरा जो मानना है कि आपका कर्म तय करेगा कि आप कितनी लंबी छलांग मारेंगे। दूसरी बात कि अभी चुनाव चल रहा है और बहुत से लोग मेरे से ये भी कहेंगे कि आपको दल से निकाल दिया है या आपको दल से हटा दिया गया है। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि अखबार में आया था कि निष्कासन की बात वो कर रहे थे, तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, निष्कासन होना या नहीं होना वो सेकेंडरी चीज़ है। जो प्राथमिक चीज़ ये है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिथौरागढ़ की सेवा है, पिथौरागढ़ का विकास है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और तमाम जो वैवाहिक लोग मेरी बात सुन रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा धर्म और कर्म ये भी बनता है कि मैं अपनी अर्धांगिनी का साथ उसकी इस लड़ाई में दूं। मेरी अर्धांगिनी आज चुनाव लड़ रही है, और आज उसके मान और सम्मान पे जब बात आती है तो मेरा धर्म बनता है। इसमें गलत क्या है? मैं अपनी अर्धांगिनी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जिस दिन मेरा विवाह मेरी अर्धांगिनी से हुआ था 19 फरवरी 2019 को, तो मैंने अग्नि को साक्षी मान के प्रण लिया था। मैंने ये वादे किए थे, संकल्प लिया था मंत्रों के उच्चारण के साथ कि आज से मेरा आधा हिस्सा मेरी अर्धांगिनी का है। आज से मेरे सुख भी आधे उसके हैं, दुख भी आधे उसके हैं, संघर्ष भी हैं और आंसू भी हैं। और आज जब मेरी धर्मपत्नी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपना आधा ही नहीं, पूरा हिस्सा अपनी धर्मपत्नी के मान और सम्मान में रहूँगा। ये मेरा नैतिक धर्म बनता है।
ये जो चुनावी रण है ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर त्रिकोणीय हो चुका है। आपने कल अपने जो रैली में भी अपनी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया। आपने रैली के दौरान 2 दीदियों का जिक्र किया आपने। उन 2 दीदियों से पार पाने के लिए क्या प्लान है, क्योंकि दोनों दीदियां जो हैं राष्ट्रीय पार्टी से हैं, उनके पास आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी से हैं तो निश्चित तौर पर अपना कैडर वोट भी है, कई चीज़ें भी हैं। तो जिन 2 दीदियों का आपने अपनी रैली में जिक्र किया, उनसे पार पाने का प्लान क्या आपके पास? देखिए प्रदीप जी, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे एक माँ ने जना है, मेरी दीदियाँ हैं और मेरी एक पुत्री भी है। तो महिला शक्ति का मेरे मन में एक बहुत सम्मान है। इसीलिए जब भी मैं अगर कोई बात रखता हूँ तो मैं मेरी बड़ी दीदियाँ कह के कहता हूँ। तो मेरे संस्कारों में है। आज भी मैं यही कहूँगा कि आज 2 बड़ी पार्टियाँ जो आपने कहा कि उनका कैडर है, तो मैं नहीं मानता कोई ऐसा कैडर पिथौरागढ़ में इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। मेरा कैडर पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ का हर वर्ग जो आज मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ बोल रहा है। और कल जिस तरीके से आपने देखा कि इतनी भारी संख्या में, मुझे भी मतलब विश्वास नहीं हुआ कि पिथौरागढ़ के नगर के हर वार्ड से महिलाएं, बुजुर्ग और युवा इतनी भारी संख्या में उस रैली में आए और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कितनी देर तक वो रैली चली, उतनी तेज़ धूप में लोग वहाँ पे डटे रहे, जो एक संदेश दे रहा है कि जो हमारा कैंडिडेट है, हमारी कैंडिडेट है मोनिका वल्दिया मेहर, उसके लिए पिथौरागढ़ का जनमानस एक कैडर बन गया है। तो हम सबसे आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक चुनौती की बात है तो दोनों दल हैं, मैं दोनों दलों का सम्मान करता हूँ। बाकी भी जो और दल के प्रत्याशी यहाँ पे उनका सम्मान है। लेकिन राजनीति में जब हम आते हैं तो वैचारिक मतभेद भी होते हैं, और वैचारिक मतभेद में हम अपनी अपनी बातें रखते हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। तो दोनों दीदियों पे और दीदियों के पति देवों पे मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे, जिनका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है। शायद जवाब देने में वो किसी एक्सपर्ट को बुला रहे हों, तो मैं उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहली दीदी पे आऊँ, जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवलाल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। और उनके जो पति हैं, मेरे बड़े भाई हैं राकेश देवलाल जी, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। कभी भी राजनीति से परे आके मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मैं दोनों से, क्योंकि पति पत्नी जो होता है एक रथ के 2 पहिए होते हैं, और दोनों पहियों के हिसाब से ही रथ या जीवन की जो है हमारी लाइफ चलती है। तो दोनों पहियों पे मैं प्रश्न उठाऊंगा। पहला पहिया जो आज दीदी है हमारी कल्पना जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके नाम पे नगरपालिका के बगल में जो एक होटल है, वो नगरपालिका की भूमि हुआ करती थी। और श्री जगत सिंह खाती जी, जो तब कांग्रेस के नगरपालिका के चेयरमैन थे, भले ही उनने कांग्रेस को नहीं लेकिन दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो, तो लीज पे उन्होंने वो भूमि दी। और लीज पे दी है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं कभी पर्सनल इन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। पर मेरा प्रश्न ये है कि आपने लीज पे तो ज़मीन उनको दी है, पर उस जो होटल है जिसका नाम हॉलिडे होम है, जो 3 मंजिला है, उसके छत पे टिन का एक 4था मंजिला है, और एक पॉश इलाके में है, जहाँ पे अगर एक छोटी 8 बाय 10 की भी अगर हम कोई दुकान सोचते हैं तो उसका 7 से 8 हज़ार रुपया किराया मिनिमम होता है। मैं बड़ा चौंका जब सूचना के अधिकार से मैंने उसका पूरी जानकारी ली, तो मात्र 3,500 रुपया उसका किराया है। ये बात मुझे बहुत खटक रही है कि एक व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनके नाम से वो बिल्डिंग आवंटित है, उनके पतिदेव जो श्री राकेश देवलाल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, इन्हीं की सरकार, इन्हीं के अध्यक्ष, और मात्र 3,500 रुपया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और जनता से पूछना चाहता हूँ कि जो फल व्यापारी, जो हमारे पुनेड़ी के, सिलपाटा के, अन्य दूर दराज के जो साथी गांधी चौक में ज़मीन में रोड पे दरी लगा के सब्जी बेचते हैं, अदरक बेचते हैं, नींबू बेचते हैं, गुड़ बेचते हैं, गरम मसाले बेचते हैं, कपड़े बेच रहे हैं हमारी महिलाएं वहाँ पे, उनसे हर दिन का 50 रुपया लिया जा रहा है, जिसको अगर हम महीने का लगाएं तो 1,500 रुपीज़। आप सोचिए, बिना ज़मीन के, बिना बिल्डिंग के, बिना फल के आप रोड में बैठने वालों से 1,500 रुपया ले रहे हो, और आलीशान 4 मंजिली बिल्डिंग वाले से आप 3,500 रुपये ले रहे हो। मैं पूछता हूँ कि आप बाज़ार में कहीं भी कमरा ढूंढिए तो 2 रूम का अगर कोई सेट भी होता है तो 5,000 रुपया लिया जाता है। तो पहले तो इनका भ्रष्टाचार यहाँ पे दिख गया।
वो जो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो वो आए नगर निगम में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने नगर निगम की ज़मीन को कब्जा दिया है। तो ये तो मेरे मन में और पिथौरागढ़ वालों ने सोचना पड़ेगा कि गलती से अगर कोई ऐसा निर्णय जनता ने ले लिया तो न जाने वो क्या क्या कब्जाएंगे। दूसरी बात, मैं अब बहुत ज़्यादा भाजपा के मुद्दों को छोड़ के अब मैं दूसरी दीदी के पास आना चाहूँगा, श्रीमती अंजू जी। उनके पतिदेव श्री देव लुंठी जी, दीपक लुंठी जी, अब उन पे भी भाई दोनों पे बात प्रश्न पूछना ज़रूरी है। अंजू दीदी के बारे में कल मैंने बहुत विस्तार पूर्वक मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। जैसे अभी भी आपने कहा कि 2019 के चुनाव पे मैंने हर मंच से, हर जगह से चिल्ला चिल्ला के उनके लिए लोगों से वोट की अपील की। इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल में ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके चैनल में मेरे बड़े भाई स्वर्गीय, जो इनको मैं एक बहुत अच्छा नेता और मेरे गुरु भी थे जब मैं छात्र जीवन में था, मनोज भट्ट जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनसे मेरी डिबेट हुई थी। किसके पक्ष में हुई थी? अंजू दीदी के पक्ष में। पर आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव में मेरी भी एक सोच थी या मैंने भी ये पार्टी से गुहार लगाई कि एक मौका मुझे भी दो, क्योंकि मैं नगर का रहने वाला हूँ, मेरी धर्मपत्नी को मौका दो। 19 साल का मेरा संघर्ष है, तपस्या है। मैंने कभी अंजू लुंठी जी के लिए तो कभी किसी कैंडिडेट के लिए हमेशा सड़कों पे लड़ने का काम किया है, पार्टी के लिए सड़कों पे लड़ने का काम किया। तो मैंने एक मौका मांगा पार्टी से कि मेरे को भी एक आप मौका दो। और मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उनके पतिदेव द्वारा मुझको 2019 में भी ये कमिटमेंट किया गया था कि मैं नगर की राजनीति में न हस्तक्षेप करूँगा, न कहीं पे कुछ करूँगा। और इस चुनाव की डेट घोषित होने से पहले 20 दिन पहले भी वो मेरे साथ बैठ के यही कह रहे थे कि मैं ब्लॉक की राजनीति या जिले कांग्रेस की राजनीति करूँगा। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन महिला सीट का पता हमें चला, मैंने दूसरे दिन प्रातः 7:30 से 8 के बीच उनको कॉल भी किया ये पूछने के लिए कि कहीं आप इच्छुक हो या ना हो। उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरे दिन मैंने कॉल किया, कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने रात को उनका कॉल किया, दीपक जी को, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उनकी धर्मपत्नी अंजू दीदी को कॉल किया, उन्होंने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। लेकिन उनका जब कॉल बैक आया तो मैंने उनसे यही पूछा, क्योंकि उन्होंने बात थोड़ा घुमा फिरा के की, तो मैंने कहा दीदी आप ये बता दो कि फॉर्म मैंने कैसे जमा करना है, मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, क्योंकि वो हमारी पार्टी की अध्यक्षा थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जनता से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत शालीनतापूर्वक, बहुत दायित्व के साथ और जिम्मेदारी के साथ, कि वो ब्लॉक की प्रमुख भी रही, वो बीटीसी मेंबर भी रही, वो जिला पंचायत की सदस्य भी रही, और आज से चुनाव से लगभग 20 दिन पहले उन्होंने नाम गांव से कटा के शहर में लिखाया। वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, विधायक का टिकट भी उनको दे दिया, और मात्र 9 सालों में 4 जगह पे पार्टी ने उनको बैठा दिया। अब वो कह रही हैं कि गांव में तो मैं राजनीति करती ही हूँ, विधायक का चुनाव तो मैं लड़ती हूँ, अब मैं नगर का चुनाव भी लड़ूंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक झंडे और डंडे उठाने वाले का हक नहीं है कि वो चुनाव लड़े? क्या एक मध्यम परिवार के बच्चे या बिटिया का हक नहीं है कि वो चुनाव लड़े? ये प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ। और आप कह रही हैं कि भाई आप नगर का चुनाव लड़ेंगी, तो आपने तो नगर में 20 दिन पहले नाम लिखाया है। मेरी धर्मपत्नी से आप कह रहे हो कि नई नवेली है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी का इस नगर में नाम जिस दिन उसने 18 साल हुए तब से उसका नाम नगर में लिखा है। पहले वो खड़कोट वार्ड में रहती थी, आज उनका नाम कुमोड़ वार्ड में है। आप तो दीदी 20 दिन पहले गांव में रहती थी, छाना पांडे जिला पंचायत क्षेत्र में आपका नाम था। 20 दिन पहले आपने अपना नाम नगर में लिखाया है, तो नई नवेली नगर के लिए आप हैं, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मेरी धर्मपत्नी ने MA पॉलिटिकल साइंस किया है। MA पॉलिटिकल साइंस को हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण की है, तो नहीं है ये बात बिल्कुल हम ठुकरा दे रहे हैं। दूसरी बात, मेयर पति नहीं मेयर चुनो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा रथ के 2 पहिए होते हैं, तो पति और पत्नी किसी भी संघर्ष में जीवन में कहीं पे भी जब तक एक नहीं होंगे तो वो कहीं पे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं अगर कहीं पे संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अगर कोई शुभ कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी धर्मपत्नी का सम्मिलित होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहाड़ के लोग हैं, हम धार्मिक कार्य भी करते हैं, तो क्या बिना धर्मपत्नी के करते हैं? हम धर्मपत्नी से जब विवाह करते हैं तो उससे सारे वादे, सारे कस्में, सारी चीज़ें हम उसके सम्मुख अग्नि को साक्षी मान के रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं संगठन के लिए बाहर लड़ाई लड़ता था, दूसरे प्रदेशों में डंडे झंडे उठाता था, अन्य संघर्ष करता था, देश की राजधानी दिल्ली में जब अपने अग्निपथ के साथियों के लिए लड़ाई लड़ता था, तो उस समय पे मेरी धर्मपत्नी
मेरी अर्धांगिनी मेरा आधा हिस्सा बन के मेरे माँ बाप जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करती थी। मेरी नन्ही सी गुड़िया जो बिटिया है उसको अच्छे संस्कार देती थी। मेरे समाज के जो हमारे लोग हैं पिथौरागढ़ के, उनके न्यूते पोतों में जाती थी। तो क्या वो गलत करती थी? और आज इस चुनाव में मैं एक उम्मीदवार था, वो भी एक उम्मीदवार, वो तो मतलब पैराशूट की उम्मीदवार तो वही हैं। अचानक से शायद कुछ नोट का बल इतना भारी हो गया जो सुनाई मुझे दे रहा है। और ये बात मैं ही नहीं, हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष जगजीवन कन्याल जी ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि 2.5 करोड़ में टिकट बिके हैं। तो भाई जब इतने वरिष्ठ आदमी ये बात कह रहे हैं तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों दीदियों ने जो बात कही थी उसमें हमारी एक दीदी का तो मैंने बता दिया कि जिन्होंने भूमि में अभी से कब्जा करना शुरू कर दिया है। दूसरी दीदी पे भी आ जाता हूँ। उनके जो घोषणा पत्र है ये वो हर जगह जा रही है, कह रही हैं कि हम नशा दूर करेंगे, हम नशे से लोगों को बचाएंगे। अब मुझे हंसी आती है कि जिनके पति नशे के सबसे बड़े कारोबारी हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों से नशे के कारोबार में जगह जगह भट्टियां हो या अन्य धंधे हो किए हैं, आज वो कह रही हैं कि हम नशे से लोगों को दूर रखेंगे। तो ये थोड़ा समझना मेरे लिए भी कठिन है और पिथौरागढ़ की जनता के लिए भी कठिन है कि आप क्या बोलना चाहती हैं और क्या आपका विज़न है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपके पास अभी एक लंबा समय आगे है, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास समय था। अगर आप चाहते तो थोड़ा रुक सकते थे। अगर आप इस पार्टी में बने रहते तो आप आने वाले समय में कांग्रेस में बहुत आगे जाते हैं। आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी की? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाना कहाँ मना है। ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि हम हर पार्टी में, कोई भी दल हो, हम युवाओं के सामने, कोई मंत्री हो संतरी हो, ज़ोर ज़ोर से भाषण दे के एक बात कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, ये युवा पार्टी है, युवाओं का मान सम्मान होगा। मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये बात कह रहे हैं और उनकी बौद्धिक स्तर पे भी मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ, क्योंकि कितने समय से वो पार्टी में खुद हैं, ये उन्होंने सोचना पड़ेगा कि हर साल किसी भी चुनाव में वो कभी किसी की ढपली लेके चलते हैं तो कभी किसी का ढोल लेके चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो विधायक का चुनाव होता है या सांसद का चुनाव होता है, उसमें आप सीनियर्स को टिकट देते हैं, उसमें आप पार्टी के तमाम चीज़ों को लेके, ऐसी चीज़ों को लेके आप जो है टिकट का वितरण करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो युवा आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आप उस लीडरशिप को डेवलप कब करोगे और कैसे करोगे? ये जो मेरी एज है, अगर आज मैं 36-37 साल का हूं, तो अभी ये ऐसी एज है जिस समय पे मैंने राजनीति के गुणों को सीखना पड़ेगा। और मुझे सिखाने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी थी कि हम उन्होंने ऐसे इलेक्शंस में हमें लड़ाना चाहिए। और ये जो इलेक्शन है, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन है, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पार्षद के हो, इसमें हमने अपने उन जो नौनिहाल हैं, जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, युवा राजनीति कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए ताकि वो प्रूव करके दिखा सकें कि मेरे में मादा है, मेरे में क्षमता है नेतृत्व की और मैं ये कर सकता हूँ, ताकि हम सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप कर सकें। आप सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, दोनों ही पार्टी, आप एक कह रहे हो, दोनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं बहुत आदर के साथ हमारे जो कांग्रेस पार्टी जिसमें मैं अभी तक कार्य कर रहा था, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय महाराज जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने खुले मन से एक बात कही मंच से कि ऋषेंद्र मेहर को मैं भविष्य का नेता मानता हूँ, पिथौरागढ़ का भविष्य मुझे लगता था, इसमें बहुत पोटेंशियल था, इसने आगे इसको बढ़ाना चाहिए था। भाजपा के भी लोग यही बोल रहे हैं मंचों से कि ऋषेंद्र मेहर उगता हुआ सूरज था, इसका भविष्य बहुत उज्जवल था, पिथौरागढ़ को इससे बहुत आस थी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, दोनों पार्टियों से, कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई ऋषेंद्र भविष्य का नेता था, ऋषेंद्र उगता हुआ सूरज है, ऋषेंद्र हमारे लिए आने वाली आस की किरण है। तो भाई जब मैं आस की किरण हूँ, भविष्य का नेता हूँ, सारी चीज़ें मेरे पे पोटेंशियल है, तो आपने तो मेरे खिलाफ किसी को चुनाव ही नहीं लड़ाना चाहिए था। दोनों पार्टियों ने तो मुझे जो है निर्विरोध चुनाव लड़ा देना चाहिए था। आपकी कथनी और करनी में एक प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा कर रहा हूं और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि इसका जवाब इनको दो। ये लोग केवल मेरे नाम पे सिंपैथी बटोरने का काम कर रहे हैं। आज दोनों पार्टियां समझ गई हैं कि ऋषेंद्र मेहर के साथ पिथौरागढ़ की माताओं, बुजुर्गों, व्यापारी, कर्मचारियों और युवाओं का साथ है। आज हर युवा बोल रहा है कि ऋषेंद्र मेहर के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हम
उसके साथ जस्टिस करेंगे। व्यापारी बोल रहे हैं कि अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और इनकी एलआईयू ने और इनके गुप्त जो इन्होंने मतलब सर्वे किए हैं उनसे इनको रिपोर्ट मिल गई है, तो इनको लग रहा है हम रिसेंट की तारीफ करके थोड़ा सिंपैथी कम करें, पर अब ये होने वाला नहीं है। दोनों जो दल हैं, मैं उन दलों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय पे कभी भी आप किसी नए बच्चे को 17 साल में अगर अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं, ये मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, एक नौनिहाल को, एक युवा को 17 या 18 साल में जब जो बहुत मैच्योर नहीं होता है, आप पार्टी की सदस्यता करवाते हैं तो उस समय पे ज़रूर आप एक फॉर्म उससे भरवाएं। उस फॉर्म में ज़रूर ये पॉइंट्स लिखें कि आप 10 से 15 साल तक झंडे डंडे उठाएंगे, आप पार्टी के लिए दरी बिछाएंगे, आप पार्टी के लिए लड़ाई करेंगे, आप पार्टी के लिए दूर दूर झंडा डंडा उठा के प्रचार करेंगे, लेकिन अगर आप उसके बाद टिकट मांगेंगे तो आपके पास 2 से 3 करोड़ की एफडी होना ज़रूरी है। ये मेरा दोनों पार्टियों से अनुरोध है कि आप इस बात को रख के सामने पे एक बॉन्ड में लिखित उन बच्चों से साइन कराओ ताकि उनका मन न टूटे, दिल न टूटे। मैं बहुत अंदर से टूटा हूँ, मेरे को सच में ऐसा लगा कि मैंने कहीं अपने 19 या 20 साल बर्बाद तो नहीं कर दिए। पूरा जीवन मैंने संगठन के लिए लगा दिया। मैं 4 प्रदेशों का इंचार्ज रहा, बड़े बड़े प्रदेश इस देश के। मैंने अपने घर से दूर रह के समय दिया, बूढ़े माँ बाप से, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी गुड़िया बिटिया से, त्रिशिका से दूर रह के मैंने समय दिया। और मैं इसीलिए दिया कि लोकल बॉडीज़ के जो छोटे इलेक्शन होते हैं उसमें हमें मौका मिले। लीडरशिप डेवलप करनी है प्रदीप जी, अगर लीडरशिप डेवलप करनी है तो हमने इन छोटे चुनाव में हमने अपने नए लोगों को, कोई छात्र अगर अच्छा है, कोई युवा में अगर हमें संभावना दिख रही है, पोटेंशियल है, तो उनको हमने मौका देना चाहिए। और मैं ये जब कह रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं जब अगर अभी मैं इंचार्ज था कुछ स्टेट्स में, तो मैंने वहाँ पे जो व्यक्ति अच्छा था, जिसमें पोटेंशियल था, वो भले ही गरीब हो, उसके पास अगर पैसा नहीं भी है, तो मैंने उसका नाम आगे किया, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार का व्यक्ति हूँ और मैं संघर्ष करके यहाँ पहुँचा हूँ। किसी ने मुझे यहाँ नहीं पहुँचाया, मेरा संघर्ष ही मेरी पहचान है। ये मैं दोनों दलों को बताना चाहता हूँ। एक कांग्रेस और बीजेपी के अपने संकल्प पत्र हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं या फिर उनके वादे, काफ़ी लोक लुभावने वादे उनकी तरफ से किए गए हैं। आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके एजेंडे क्या हैं? देखिए, पिथौरागढ़ जैसे, जिसको हम मिनी कश्मीर कहते हैं और हम विकसित कहीं ना कहीं इसको शहर कहते हैं, यहाँ पे महिला टॉयलेट न होना, दोनों, या मैं कहूँ जो अभी भाजपा और कांग्रेस के जो नगरपालिका के अध्यक्ष थे उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व में नगरपालिका के अध्यक्ष थे, श्री GS खाती जी, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के साथ दौड़ रहे हैं और पर्चा बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम महिला शौचालय बनाएंगे। दूसरे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी पर्चा बांट रहे हैं, वही जो आप कह रहे हो मैनिफेस्टो, उसमें कह रहे हैं कि महिला शौचालय बनेंगे। मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ कि भैया, आप तो उस गद्दी में बैठ चुके हो, 5-10 साल आप, 10 साल वो, आपने आज तक महिला शौचालय नहीं बनाया। महिला शौचालय बनाना तो दूर, उसके बारे में आपने सोचा नहीं, तो कैसे जनता आप पे भरोसा कर सकती है? तो महिला शौचालय बनाना या नहीं बनाना इनकी सोच नहीं है, ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जहाँ तक विज़न की बात है, तो इसी महिला शौचालय को लेके हमारा कुछ विज़न है, जो कल आदरणीय विधायक जी से भी आपने सुना कि हम कुछ जगह पे, जहाँ पे हमें जगह मिलेगी, उस जगह पे हम ज़रूर महिला शौचालय बनाएंगे, लेकिन हम चिन्हित ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे हम मोबाइल वैन के थ्रू ऐसे शौचालयों का संचालन करेंगे। और बहुत जगह हम देखते हैं जहाँ बड़े बड़े फेयर होते हैं, मेले होते हैं, या स्पोर्ट्स के कोई इवेंट्स होते हैं, या बड़े राजनीतिक इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे लाखों लोगों के लिए मोबाइल वैन्स में टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। तो हम ऐसे मोबाइल वैन टॉयलेट्स को डेवलप करेंगे और उनको हम चिन्हित जगह पे रखेंगे, और हर 3 से 4 घंटे पे उसको एक हमारी सब्स्टिट्यूट वैन आएगी और उसमें नया मोबाइल जो हमारा वो होगा उसको रखेगी और दूसरे को शिफ्ट करेगी। तो इसको हम शुरू करने का हमारा एक विज़न है, और ज़रूर शुरुआत में इसमें कष्ट होगा, हम इस चीज़ को करने में बहुत हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पर मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये ऑटो मोड पे आ जाएगा और हमारे लोगों को इसकी जो है आदत पड़ जाएगी। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ हमारा इतना सुंदर है, मैं बहुत स्टेट्स में गया, बहुत जगह पे गया, तो जब भी मैं किसी स्टेट के किसी सिटी में गया तो सबसे पहले मैं वहाँ कोई पार्क ढूंढता था, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए या घूमने के लिए। पर पिथौरागढ़ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी ऐसे कोई पार्क डेवलप नहीं किए गए।
आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो वार्ड्स हैं उन पे जो खाली जगह है, जो खाली पड़ गई है, वहाँ पे हम एक मिनी पार्क्स खोलें। उन मिनी पार्क में छोटे फव्वारे या कुछ ऐसी चीज़ हम मिनी लाइब्रेरीज को लेकर बनाएं, ताकि उसी ही एरिया के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे दूर जाने के बजाय वहीं पे बैठ के अपने शाम को या मॉर्निंग पे बैठ के अपना दुख सुख एक दूसरे से बांटें, बात करें और समय व्यतीत करें। तो ये सोच मेरी है। दूसरी एक सोच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब ने देखा होगा कि हमारे पिथौरागढ़ में, या मैं कहूँ हर जगह, लेकिन पहाड़ में खास तौर पे जब बरसात अभी हो रही है, किसी दिन हैवी अगर रेन हो जाती है, तो अभी से 3 महीने पहले हमने देखा कि मतलब पिथौरागढ़ में बहुत से मकानों में लोगों की दीवारें टूट गई, घर के नीचे की लाइन टूट गई, पानी अंदर घुस गया, व्यापारियों की दुकानों में पानी घुस गया, माल खराब हो गया। तो मैं इस पे, मेरा एक विज़न है, मैं कुछ चीज़ को लेके इसमें हम काम करने का सोच रहे हैं, मेरी अर्धांगिनी और मैं, हम इसको डिस्कस भी करते हैं कि पहाड़ जो होता है उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि ऊपर से अगर कोई चीज़ आप फेंकोगे या बहाओगे तो नीचे कहीं ना कहीं एक एरिया में कलेक्ट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसी जगह हर वार्ड्स में चिन्हित करें जिन जगहों को लोगों ने कूड़ा फेंकने वाला बना दिया है, जहाँ पे झाड़ी उग रही है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ अनहाइजीनिक है। तो ऐसी जगह को हम चिन्हित करके उन जगह पे हम अंडर वाटर टैंक बनाएं, वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लीटर्स के। और उस टैंक में जो पानी आएगा वो यही बरसात का पानी आएगा, जिसको हम रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। वो पानी वहाँ पे स्टोर होगा। जब वो स्टोर जिस जगह पे होगा, उसकी जो छत होगी, उस छत पे मिनी पार्क बनेगा, मिनी लाइब्रेरी बनेगी। तीसरा जो इसका सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा कि मार्च में, मई में, जून में हमारे यहाँ पानी का हाहाकार होता है। और मैंने ये देखा कि पीने का पानी तो आदमी ले आते हैं, लेकिन जो हमने बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, या तराई करनी होती है, गाय बच्चियों को जो पानी देना होता है, उसकी बड़ी किल्लत होती है। तो जो 4 से 5 लाख लीटर पानी आपकी ही बरसात में, आपके ही वार्ड में जमा हुआ है, उससे हम हर व्यक्ति को पर डे 50 लीटर, हर घर को 50 लीटर पानी देंगे, ताकि उससे उनका गुजारा हो सके। ये एक मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। तीसरा इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बहुत प्रदेशों में रहा हूं, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मेरे को एक बड़ा हमेशा मन में संशय और ख़तरा मेरे मन में रहता है। एक चीज़ मैं सोचता हूं कि हमारे जो पिथौरागढ़ के नगर में है, बहुत सी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो बहुत डेंस हो गई हैं, जहाँ बाइक जाना भी बड़ा मुश्किल है। और सोचिए, खुदा न खास्ता ऐसा हो नहीं, गलती से अगर कभी कोई हादसा हो जाता है, कहीं आग कोई लग जाती है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? आप उस जगह पे क्या करेंगे? किस तरीके से चीज़ों को आप करेंगे? तो हमने सोचा है कि उस जगह पे हम, जो वो हमारे स्टोरेज वाला 3 से 4 या 5 लीटर का पानी बना है, वो पानी आपका जो है उस रेडियस में, जो 100 मीटर का रेडियस होगा, 300 मीटर का रेडियस होगा, वहाँ पे वो पानी, कभी ऐसी कोई घटना होती है तो पानी यूज़ करके हम उसको वहाँ पे आग को बुझा सकते हैं या कोई अनहोनी होने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा एक विज़न है, जिस विज़न को लेके हम चल रहे हैं। तो इस पे साथ साथ हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बारे में हमने बहुत बारीकी से सोचा है, समझा है कि हमारे यूथ हैं, पिथौरागढ़ में बहुत से युवा हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि हमने करना क्या है। तो उसके लिए हम उनको काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग भी अलग अलग हेड के माध्यम से, जैसे आप मानिए कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकता है, कोई बच्चा मेडिकल के क्षेत्र में जा सकता है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई बच्चा अन्य क्षेत्र में जा सकता है। तो उनको हम एक अच्छा काउंसलर्स को बुला के, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के उनको हम टारगेट देंगे कि आप इस क्षेत्र में, आपको महारत है, आप इस क्षेत्र में कार्य करिए। ये हमने सोचा है, इस चीज़ को लेके हम कार्य करेंगे। तीसरा, इस सब के साथ 1-2 चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट है कि हम पिथौरागढ़ में एक नया वातावरण डेवलप करना चाहते हैं। जैसे स्वरोजगार की हम बात करते हैं या अन्य चीज़ों की हम बात करते हैं, तो स्वरोजगार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक लोकल इकोनॉमी बिल्डअप नहीं होगी, हम स्वरोजगार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। भले ही हम MSME या किसी के थ्रू पैसा बच्चों को लोन दें, पर वो लोन हो ही रहा है कि बच्चा जो है कपड़े की दुकान खोल रहा है या होटल खोल रहा है, फिर होटल नहीं चल रहा है, कपड़े में नहीं बिक रहे हैं, तो फिर लोन का जो किस्त है उनके बूढ़े माँ बाप ने पे करनी पड़ी। तो मेरा विज़न है कि हमारा जो पिथौरागढ़ है वो हल्के हल्के टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है।
अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्या है कि लिपुलेख हो, ओम पर्वत हो, आदि कैलाश हो, वहाँ लोग बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, पर पिथौरागढ़ में वो टूरिस्ट नहीं रुक रहा है। तो हम ब्रेकर लगाने का काम यहाँ पे करेंगे। हम छोटे छोटी ऐसी जगह को डेवलप करेंगे जो हमारे टूरिस्ट हब बने, मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारी कोई ना कोई चीज़ों को लेके टूरिस्ट वहाँ रुके। हम होटल व्यवसाय को बढ़ावा देंगे। हम चाहते हैं कि जो नज़दीक के हमारे गाँव हैं वहाँ पे हम होम स्टे को बढ़ावा दें नगर निगम के माध्यम से, और जितने भी लोग यहाँ पे आएँ उनके लिए एक स्पीड ब्रेकर हम टूरिस्ट के लिए बनाएं ताकि वो यहाँ पे रुकें, जिससे उन होटल व्यवसाय का बिजनेस भी चलेगा, उस होटल वाले का भी जिसने लोन लेके होटल खोला है, रेस्टोरेंट खोला है, उसका भी बिजनेस चलेगा, कपड़े वाले के दुकान से कपड़े भी बिकेंगे, और एक अच्छा वातावरण, एक हेल्दी वातावरण हम पिथौरागढ़ में बनाने की सोच रख रहे हैं। ये मेरा स्वरोजगार को लेके है, जो सुनने में भी हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, पर इसका एक दूरगामी परिणाम है, बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पहाड़ में हो गई है। तो इसको लेके हम कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जैसे अभी सीसीटीवी कैमरेज हमारे में हमारे आदरणीय जो विधायक हैं उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में यहाँ पे लगाए थे, लेकिन उनको नगर पालिका द्वारा निकाल दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि सारे जगह जो है सीसीटीवी कैमरे से कवर हो, ताकि कभी कोई अनहोनी होती है या कोई गलत चीज़ें होती हैं तो उसका एक कवर अप हमारे पास एक डाटा आए और उससे हम फ़ायदा लेकर उन तक पहुँच सकें। ऐसे ही अन्य जो हमारी लाइब्रेरीज़ की बात है, जो मिनी लाइब्रेरीज़ के और हम जोर दे रहे हैं कि हम मिनी लाइब्रेरीज़ को बनाएंगे। हमने एक, जो मेरी धर्मपत्नी हर जगह बोल रही है कि हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिसका नाम होगा हेलो पिथौरागढ़। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति नगर निगम के अधिकारियों से या वहाँ के नेताओं से मिलने में डरते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, तो उनके लिए हम ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, तो उसमें कभी भी उनके यहाँ पे अगर कोई मोहल्ले में, उनके घर पे अगल बगल कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट कॉल करके, एक कॉल से ही उनकी समस्या ऊपर सुनी जाएगी, और यह वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको उस जगह की फ़ोटो या वीडियो भेजेंगे, तो उसको तुरंत 3 से 4 जो हम एक वॉर रूम नगर निगम में डेवलप करेंगे, वहाँ पे जिस भी विषय को लेके समस्या होगी, अगर कूड़े को लेके समस्या है तो कूड़े वाले डिपार्टमेंट के पास जाएगी, बिजली को लेके, पोल लाइट्स को लेके है तो पोल लाइट्स वाले डिपार्टमेंट जाएगी, शौचालय को लेके संबंधी है तो शौचालय सब वो वाले में जाएगी, अन्य कोई भी जो समस्या है उस हेड पे जाएगी, और एक कॉपी उनको जाएगी, एक कॉपी जो वहाँ पे नगर निगम के अधिकारी होंगे उनको जाएगी, और एक मेयर को जाएगी। तो इससे होगी क्या, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो ये प्राथमिकता हमारी है। इसी के साथ साथ बहुत सी जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं, सीवरेज की जो लाइनें अभी बहुत से हमारी जगह पे नहीं पड़ी हैं, हमने वो करना पड़ेगा। हमने उन तमाम नालों को पाटना पड़ेगा जो नाले आज भी खुले हैं। इससे क्या होगा, ट्रैफिक जो जैम की जो परेशानियां होती हैं उसमें हम ब्रेक लगाएंगे। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमने आने वाले समय के लिए जो है पार्किंग बनानी पड़ेंगी, पार्किंग डेवलप करनी पड़ेंगी। मैं बात करूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि देव सिंह जो मैदान है या अन्य मैदान है उनके हाल बेहाल हो रहे हैं। तो उन मैदानों को भी हमने सही करना होगा, ताकि हमारा पिथौरागढ़ का जो बच्चा है, जो खेलने में उसका गौरवशाली इतिहास रहा है, उनको मौका मिले कि वो आगे बढ़ें। हम टाइम पे ऐसे कैंप्स लगाएंगे लोगों के पास जाकर, जिसका फ़ायदा उस व्यक्ति को जो नगर में टैक्स दे रहा है। तीसरी बात, हम जो अंदरूनी भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में, उस भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे, और जनता का जो पैसा होगा, जो जनता की भलाई के लिए आया, उसको डायरेक्ट जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा विज़न है। इसी के साथ कुछ और विजन्स हैं तो वो बोल देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो पे सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से हमने रखा है। हमने व्यापारियों के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो दरी बिछा के सब्जी बेच रहे हैं या दरी बिछा के कार्य कर रहे हैं, गांधी चौक हो या अन्य जगह पे, तो उनके लिए एक हम जगह चिन्हित करेंगे, वहाँ पे उनको शिफ्ट करके उनके लिए एक पूरी व्यवस्थित जगह बनाएंगे। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि गांधी चौक के उस पूरे एरिया में जो हमारे लोहाघाट चंपावत के साथी हैं, काली कुमाऊँ के हमारे सम्मानित लोग हैं, वो लंबे समय से वहाँ पे फड़ पे अपना वो दुकान चला रहे हैं। पर जब मैं वहाँ कैंपेनिंग में गया तो पता चला कि उस फड़ में कहीं पे टिन में छेद है, पानी टपकता है। तो उनकी मांग थी कि यहाँ पे सबका जो है टिन शेड हो जाए। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम टिन शेड तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हम उनके लिए कोई एक सही व्यवस्थित चीज़ें करने का काम करेंगे। क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि महिला अस्पताल द्वारा इन तमाम लोगों से कुछ साल पहले 10-10 हज़ार रुपये लिए गए थे एफडी के तौर पे, और जमा करवा के ये कहा गया था कि हम
आपके लिए एक सही सिस्टमेटिक यहाँ पे भवन बनाएंगे। फिर आपको अपने आपके मतलब रूम के हिसाब से, दुकान के हिसाब से आपको चीज़ें आवंटित होगी और उसके ऊपर का हिस्सा हम अस्पताल के लिए यूज़ कर लेंगे। पर अभी तक वो नहीं बना है। उन बेचारों के सबके 10-10 हज़ार रुपये अभी भी वहीं जमा है। तो मैं इस पे भी ध्यान हम केंद्रित करेंगे, इस ओर भी हम देखेंगे और हम उन तमाम जो हमारे फड़ व्यवसायी हैं उनके लिए एक सही व्यवस्थित जगह को बनाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मानना है। और पढ़ाई के लिए मैंने आपको बता दिया है, युवाओं के रोज़गार के लिए मैंने आपको बता दिया है, खेल के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया है। एक मेरा जो नया आजकल मैं सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पे आजकल ओपन जिम तो आप देखते ही हैं, लेकिन ओपन जिम के साथ योग हॉल होता है जहाँ पे हम योग कर सकें। तो बुजुर्गों के मन की शांति के लिए या महिलाएं ऐसी जगह पे जाना पसंद करती हैं, तो हम कुछ जगह चिन्हित करके वहाँ पे सरकारी हॉल डेवलप करेंगे जो योग हॉल के नाम से जाने जाएंगे। और उनका जो फर्स्ट स्टोरी होगी उस जगह पे 2 से 3 हम ऐसे हॉल्स को डेवलप करने वाले हैं जो किसी भी सामाजिक संगठन को उस दौरान दिया जाएगा जिस दौरान वो सामाजिक संगठन अपनी मीटिंग करना चाहते हैं। तो कुल मिला के वो एक सामाजिक हॉल होगा जिसमें कभी आर्मी संगठन के लोगों को भाई कभी हॉल चाहिए होता है मीटिंग करने के लिए, तो वो उनके लिए होगा। ऐसे ही कभी कर्मचारियों को चाहिए होता है, कभी अन्य हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, कभी हमारे छात्र नेताओं को, कभी हमारे अन्य जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, तो उनके लिए वो हम एक ऐसा हॉल डेवलप करेंगे कि कभी खुले में अगर बारिश आ रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो तब भी वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और बंद हॉल में भी अगर उन्होंने मीटिंग करनी है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा एक ही ध्येय है कि पैदा हो रहे बच्चे से लेके अंतिम सांस ले रहे बुजुर्ग तक हम उसको नगर निगम के माध्यम से उनको उनका हक दें, उनका अधिकार दें और उन तक विकास की जो धारा है उसको पहुंचाएं। ये मेरा विज़न है। इस विज़न में पिथौरागढ़ के सारे लोग सम्मिलित होंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी इसके पीछे थ्योरी ये है कि हम पिथौरागढ़ के हर वर्ग से एक एक सामाजिक व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को, इंटेलेक्चुअल लोगों को हम बुलाकर हर 3 महीने में क्वार्टरली हम उनसे डिस्कस करेंगे, एक कोर कमेटी बना के जिसमें हर क्षेत्र का व्यक्ति होगा और हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने पॉइंट्स लाइए, इनपुट्स लाइए, सजेशंस लाइए कि पिथौरागढ़ में क्या होना चाहिए। और जब अलग अलग क्षेत्र के लोग आएंगे तो अलग अलग इनपुट्स और सजेशंस आएंगे, पर हर 3 महीने में हम उसमें से 10 सजेशंस और 10 इनपुट्स को पिकअप करेंगे और एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, जिस रिजोल्यूशन को हम अपनी जो बोर्ड की टीम होगी जिसमें हमारे आदरणीय पार्षद लोग होंगे, हमारे अधिकारीगण होंगे, उनके सामने हम रखेंगे कि पिथौरागढ़ के सभी लोगों का ये 10 पॉइंट्स पे रिजोल्यूशन पास हुआ है। वो चाहते हैं कि पिथौरागढ़ में ये काम हो। इससे क्या होगा कि जो मेन समस्याएं पिथौरागढ़ की हों उन पे हम बहुत इजीली ध्यान रख सकें और उनका निवारण कर सकें। कल आपके रैली के बाद सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मेयर कैंडिडेट सहित कई नेताओं के द्वारा हाथ में झाड़ू लेके आपके रैली के दौरान नगर के सड़कों पर बिखरे पैम्पलेट्स को साफ किया जा रहा था। और वहीं कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी कर आप पर आरोप लगाया कि देखो जो स्वच्छता का संदेश देने की बात कर रहे हैं उनके द्वारा ही नगर को या फिर नगर में गंदगी फैलाई जा रही है। हालांकि बाद में आपका भी वीडियो सोशल मीडिया में आया था, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मुद्दा विहीन दोनों पार्टियां हो गई हैं उनको अपनी हार दिख रही है। तो उन्होंने कल जो इतना भारी हुजूम जो पिथौरागढ़ का प्यार हमारे साथ दिखा, तो उनको लगा कि अब हम कैसे इसमें क्या बोलें। देखो, 2 चीज़ हैं। पहली चीज़, कभी भी अगर कहीं पे कोई रैली निकलती है तो उसमें जो युवा होते, लोग होते, समर्थक होते हैं, वो ज़रूर पैम्पलेट या अन्य चीज़ों को उड़ाते हैं, करते हैं। और मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि भाई हम जो भी चीज़ अगर करते हैं तो उसका हम सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं आपको बताऊं कि आपने जो बोला कि उसके बाद आपका वीडियो आया, मैं बताऊं जैसे ही हमारी रैली समाप्त हुई, रैली समाप्त होते ही अंत में जब मैंने अपनी बात रखी तो मैंने यही कहा कि आज हमने यहाँ पे रामलीला मैदान में रैली की है, तो जितना भी यहाँ पे गंदगी है, जहाँ जहाँ गंदगी है, हम अपने से शुरू करें और जहाँ पे हमें उसको इकट्ठा करके हम जमा करें। और मैंने मुहिम को नाम दिया, आओ अपने से शुरू करें। और मैं तो बड़ा खुश हुआ कि विदिन 20 मिनट्स भाजपा की नेत्रियां, भाजपा की प्रत्याशी, भाजपा के कुछ छुटभैया लोग झाड़ू पकड़ के सिलथाम में अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कभी अपने घर पे झाड़ू नहीं लगाया वो सिलथाम में जो है झाड़ू लगाते थे। और जब आपने झाड़ू लगाना ही था और मेरे मुहिम को समर्थन करना ही था तो भैया आप सिमलगैर में भी लगाते, आप गांधी चौक में भी लगाते, आप तिलडुकरी रोड में भी लगाते। केवल 15 मिनट फ़ोटो खींचने के लिए, केवल पॉलिटिकल रूप देने के लिए उन लोगों ने वो झाड़ू लगाया। और वही नहीं, कांग्रेस के भी लोग वहाँ पे वीडियो बना के कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं होने की बात कर रहा था वो ये पैम्पलेट कहाँ से लाया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हर भाषण में अपने कह रहा हूँ कि मेरे इतने यहाँ पे पिथौरागढ़ में देवतुल्य जनता है, मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि लोग जो है हज़ारों की संख्या में अपने तरफ से पैम्पलेट दे रहे हैं, पोस्टर दे रहे हैं, बैनर दे रहे हैं। वो मेरी जीत है और मेरी जीत से बौखलाए हैं, तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने ये तय किया था कि हम गांधी चौक रामलीला मैदान में सबसे पहले सफाई करेंगे, लेकिन दिन में ताकि व्यापारियों को दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि जैसे ही शाम को व्यापारी बंधु अपनी दुकान, अपना प्रतिष्ठान बंद करेंगे, हम लोग अपनी टीम बना के इस चीज़ को एकत्रित करके सफाई करेंगे। लेकिन शायद मेरी बातों का आजकल बड़ा असर हो रहा है, तो मैंने जैसे ही कहा कि आओ अपने से शुरू करें मुहिम, अब आज राम जी की भूमि से शुरू कर रहे हैं, तो सारे लोग झाड़ू लेकर पहुंच गए। और मैं तो कहना चाहता हूं उनसे कि वो भाजपा की कैंडिडेट हैं, वो कहाँ आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रही हैं भाई। तो क्या कुछ आप यहाँ के युवाओं को या फिर यहाँ के नगर की जनता को आखिर में क्या कुछ अपनी तरफ से आपकी अपील रहेगी, बताइए। अब मैं अपील की अगर बात है तो मैं यही अपील करूँगा अंत में सभी लोगों से कि मेरा जो ये राजनीतिक जीवन है, ये मेरा जीवन पिथौरागढ़ के लिए समर्पित रहा है। मैंने पिथौरागढ़ के लिए, पिथौरागढ़ के लोगों के हर दुख दर्द में सम्मिलित होने का काम किया है। जितनी मेरी हैसियत थी, जितना मुझसे हो सकता था, मैं उनके दुख दर्द में उनकी हर जगह पे खड़ा रहा, उनके कंधे से कंधा मिलाया। फिर वो कर्मचारी वर्ग हो, मैंने कल पूरा बताया कि वो शिक्षक संघ हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, उपनल के साथी हो या कोई भी हो, छात्र संघ के हमारे साथी हो, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हों, अन्य समुदाय के लोग हों, तो मैंने हर समुदाय, हर वर्ग, हर व्यक्ति के संघर्ष में उनका भाई, उनका बेटा, उनका दोस्त बन के कार्य किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। पर इस चुनाव में मेरे लिए चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और मेरे साथ साथ ये चुनाव पिथौरागढ़ के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि जैसे मैंने कहा कि हम लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम संदेश क्या देना चाहते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के सामने क्या एक मैसेज रखना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसमें सही दृष्टिकोण से देखें और शराब बल, धन बल या सत्ता बल को अगर दरकिनार करें, तो मुझे लगता है कि पिथौरागढ़ का आवाम, पिथौरागढ़ की जनता हमारे पक्ष में घंटी बजाएगी। और अगर वो घंटी के पक्ष में मतदान करती है तो एक संदेश पिथौरागढ़ से पूरे देश और प्रदेश में भी जाएगा कि जो पार्टियां सत्ता के बल में या धन के बल में नशे में चूर होकर किसी काम करने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय करती है, तो लोग उसके साथ खड़े होकर न्याय करते हैं और ऐसी पार्टियों को दूर फेंकते हैं। तो ये संदेश लोगों ने देना होगा, हमने अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देना होगा ताकि उनको लगे कि हाँ, रिसेंद्र महर काम करता था, लोगों के सुख दुख में जाता था, संघर्ष करता था, तो लोगों ने उसके संघर्ष को देखा, उसके संघर्ष के रूप में उसको आशीर्वाद दिया, वोट दिया, उसको जिताया। तो आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि हम भी संघर्ष करें, हम भी काम करें। लेकिन अगर पिथौरागढ़ की देवतुल्य जनता कोई गलत निर्णय लेती है तो फिर आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि अब हम संघर्ष नहीं करेंगे, अब हम लोगों के सुख दुख में नहीं जाएंगे, लोगों के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, अब हम भी शराब का धंधा करेंगे, हम भी गुंडे बनेंगे, हम भी गलत काम करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे और टिकट ले आएंगे और जनता को पैसा बांटेंगे और जनता हमें जिता देगी। तो ये जनता के पाले में मैं बॉल डाल रहा हूँ, पिथौरागढ़ के जनता के पाले में मैं बॉल को रखते हुए हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि ये चुनाव पिथौरागढ़ के अस्तित्व का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि पिथौरागढ़ का भविष्य कैसा होगा, पिथौरागढ़ की दशा और दिशा क्या होगी। और 25/1/25 ये मैं जब कह रहा हूँ तो आप गौर से सुनिए, क्योंकि 23 तारीख को वोटिंग होनी है और 25 तारीख को रिजल्ट आना है। तो 25/1/25 जो तारीख है वो इतिहास के पन्नों में याद की जाएगी कि पिथौरागढ़ के लोगों ने, पिथौरागढ़ की मातृशक्ति ने और हर वर्ग ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने राजनीतिक दलों को के गाल में एक तमाचा मार के ये बतलाया है कि काम करने वालों के साथ पिथौरागढ़ रहा है, क्योंकि पिथौरागढ़ हमेशा से काम करने वाले के साथ था,
है और रहेगा। मेरी अपील सभी देवतुल्य जनता से है कि इस बार मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी, मेरी घरवाली श्रीमती मोनिका वल्दिया मेहर, जिनका चुनाव चिन्ह घंटी है, घंटी के सामने आप मोहर लगाएं और हमें अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट दें, ताकि हम आपके संघर्ष को और गति दे सकें, आपके कार्यों को और गति दे सकें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।